नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस परिवार अड्डा 24/7 पर। सबसे पहले यहां पर हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं जो पिछले समय आपकी 1 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर और प्यारे साथी कंप्यूटर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी। आज है 21 जून, तो आज है लास्ट डेट। तब तक ये आपको वीडियो मिलेगी, आपकी एग्जाम जो डेट है वो आपकी खत्म हो चुकी होगी। तो ये जो आपकी रिमाइंडर वीडियो है कि अब से आपके संशोधन जो है वो एग्जाम फॉर्म में होने वाले हैं और मैं आपको परीक्षा का जो पैटर्न है वो समझाने यहां पर आज के सेशन में आपको आया हूं। तो एक तरीके से आप लोग इसे रिमाइंडर वीडियो की तरफ लेंगे तो एक्सक्लूसिव यूट्यूब प्रेजेंटेशन है, बढ़िया मेहनत करी है मैंने, तो इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भर्ती निकली थी 2026 में, अभी जून में 1 जून से इसके फॉर्म थे और आज इसकी लास्ट डेट है। इसमें आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के पद थे, जिन्हें आप लोग आरओ को समीक्षा अधिकारी और एआरओ को सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक की यहां पर वैकेंसी थी। न्यू एग्जाम पैटर्न, यहां पर जो एग्जाम में पैटर्न चेंज हुआ है यही सबसे बड़ा सवाल है और आपको तैयारी किस तरीके से यहां पर करनी है। 3 तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। इस बार आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो एआरओ यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की आपको देखने को मिली थी। लगभग वैकेंसियों की संख्या कितनी थी? 380 थी। वहीं दूसरी तरफ समीक्षा अधिकारी 138 और सबसे निचले पायदान पर कम वैकेंसी के साथ काबिज था आपका प्यारे साथी 25 के साथ। ये जो आरओ एआरओ की जो वैकेंसी होती है ग्रुप बी की वैकेंसी होती है, काफी लग्जरी वैकेंसी होती है और पूरा समय आपको सचिवालय में व्यतीत करना होता है, ठीक है। और मतलब बड़े लेवलों पर व्यतीत करना होता है। 47,600 से लेकर 1,51,000 तक इसकी सैलरी जाती है आरओ की। थोड़ी बहुत कम अगर देखें 44,900 से 1,42,000 तक समीक्षा अधिकारी की यहां पर सहायक समीक्षा अधिकारी की यहां पर सैलरी जाती है। अलग अलग शहरों के हिसाब से टीए, डीए, एचआरए, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको मिलती हुई रहती हैं। अब यहां पर बात करने वाले हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां चूकना मत, लेकिन अब तो चूक चुके हो ना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको टाइम वाइज पहुंच जाए और 12 बजे से पहले आपको वीडियो आपके पहुंच जाए और जिन बच्चों को पेपर में भरना है और जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो भर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसकी अपडेट मैंने कल ही दे दी थी। तो 1 जून इसका एग्जाम फॉर्म आया था और आज इसकी प्यारे बच्चे 21 जून को क्या है, लास्ट डेट आपकी होने वाली है। जिसने नहीं भरा है वो भर सकते हैं। हाँ, जो मेरा वीडियो पर्पस लाने का मकसद है वो प्योरली ये है कि जिन बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी हैं तो 24 और 25 जून को इसकी विंडो खुलेगी करेक्शन की, तो आप लोग यहां पर जाकर करेक्शन यहां पर कर सकते हैं। एकमात्र आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें प्यारे साथी 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर हम पिछले समय को देखकर अनुमान लगाएं तो मैं इस टाइम फिक्स नहीं कहता कि आपको 6 महीने में भर्ती मिल जाएगी, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर भर्ती अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की देखें तो 6 महीने में ऑलमोस्ट ये वैकेंसी क्लियर कर देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत तेजी से आपका काम करता है, तो 6 महीने में आप एक सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं और आपकी शादी वगैरह हो सकती है, ठीक है। जिन लोगों की शादी रुकी पड़ी है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन शुरू, अंतिम तिथि ये है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, सर्वर का इंतजार आप लोग मत करना और आप 11:50 तक अपने फॉर्म को भर देना। ऐसे ही यहां पर ये बात यहां पर लागू होती है कि जैसे 24 तारीख में विंडो खुलती है तो 25 का इंतजार मत करना, आप लोग 24 में ही अपना फॉर्म में करेक्शन कर देना, ठीक है। तो करेक्शन विंडो कब खुलेगी यही चीज मैंने आपको बताई है यहां पर। ये जो करेक्शन विंडो है, ठीक है, तो ये करेक्शन विंडो आपकी मेरे भाई कब खुलने वाली है? 24 और 25 जून को इसकी करेक्शन विंडो खुलने वाली है, तो आप लोग इसका कतई इंतजार नहीं करेंगे। और जो बच्चे थक गए हैं, हार गए हैं, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने एक अक्सर पंक्ति सुनी होगी, मैं वापस उसे रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। असफलता एक चुनौती है। क्या? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहां कमी रह गई और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। जब खत्म करेंगे इसका एक और जो पंक्ति है वो मैं आपको सुना चाहूंगा। यहां पर इस कविता को सुनाने का सार क्या था कि बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरे भाई कहना चाहूंगा, डिप्रेशन से किसी का समाधान नहीं हुआ है। तुम किस लिए पैदा हुए हो? तुम परिवर्तन लाने के लिए पैदा हुए। तुम अपने खानदान के, तुम अपने परिवार के इकलौते ऐसे इंसान बनो जो पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दे। अगर मैं देखूं तो मेरे पिताजी ने सपना देखा था
कि हम लोग क्या हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, लेकिन जब आप नौकरी करोगे तो आपका कैरियर पहले से सेट, और आप अपने बच्चों को बता पाओगे कि बेटा तुझे बिजनेस करना है, बेटा तुझे आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तरफ जाना है, या स्टेट सिविल सर्विस की तरफ जाना है, या आईआईटी जाके विदेश में आपको नौकरी करनी है। तो आप अपने बच्चों के प्लान पहले से ही सेट कर सकते हैं, और जो वो चाहते हैं उन्हें प्रेशराइज ना करते हुए हम चीजों को आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तुम्हें वो इंसान बनना है जो अपने पूरे खानदान में परिवर्तन लाने वाला इंसान हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर शैक्षणिक योग्यता आपका ग्रेजुएशन थी इसके लिए, और साथ में ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट था। जिसके बाद ट्रिपल-सी नहीं थी उसने फार्म भर दिया होगा, तो फार्म उसका कैंसिल यहां पर हो जाएगा। ठीक है, डाटा एंट्री के लिए कुछ इस प्रकार की क्वालिफिकेशन थी। अब यहां पर आता है अंग्रेजी टाइपिंग। 25 वर्ड पर मिनट की अंग्रेजी टाइपिंग है। अगर आपने 10 गलतियां की आपका 1 नंबर कटेगा, 10 वर्ड गलत लिखे तो 1। अगर मान के चलो आपने 100 वर्ड गलत लिख दिए 500 में से, तो आपके 10 नंबर गायब हैं। ठीक है, तो 1 वर्ड पर आपका 10 वर्ड पर आपका 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 10 वर्ड पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। आयु सीमा 1 जुलाई 2026 से 21 से 35 और 18 से 35 आपको मिली है। हाँ, उत्तर प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। चलिए, अब परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी। ठीक है ना। पार्ट 1 सीवीटी और पार्ट 2 दोनों एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होंगे। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बता दे रहा हूं कि पार्ट 2 आपका और पार्ट 3 जो टाइपिंग है वो दोनों एक साथ होंगे। तो टाइपिंग और ये वाली चीजें एक साथ होंगी, मतलब पेपर 2 जो इंग्लिश का और टाइपिंग एक साथ होगी। प्री अलग होगा, और प्री कैसा होगा? क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पॉइंट नोट करेंगे, प्री कैसा होगा? क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट किसके आधार पर बनेगी? मेंस के आधार पर बनेगी। आगे बात करेंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट 250 अंकों पर बनेगी, 200 अंक लिखित परीक्षा, 50 प्लस अंक। ठीक है, आपके इसके। चलिए, पार्ट 1 में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ये अलग मैटर है, इससे हमारा कोई लेना देना यहां पर नहीं है। अब यहां पर जानो, मेंस के लिए आपको क्या करना होगा? किसके लिए मेरे बच्चे? मेंस के लिए। देखो, मेंस में आपको, अगर मैं यहां पर आपके बात करूं, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, जिससे आपको चीजें दिखाई देंगी। देखो, मेंस में अगर आप लोग देखेंगे कि मेंस आपका होगा 150 नंबर का। मेंस होगा कितने नंबर का? 150 मार्क्स का आपका मेंस होगा। ठीक है, पीछे आपका गलती से टाइपिंग हो गई थी। 150 मार्क्स का आपका मेंस होगा। मेंस में आपका 30 नंबर का क्या आएगा? एस से। ठीक है, फिर आपका प्यारे साथी 50 नंबर का क्या आएगा? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी 2 तरह का आएगा मेरे बच्चे। हिंदी टू इंग्लिश आपका ट्रांसलेशन आएगा, यहां पर अंग्रेजी का दबदबा है, और फिर ट्रांसलेशन आएगा आपका इंग्लिश टू हिंदी। फिर आपका प्यारे साथी 30 नंबर होंगे किसके? प्रीसियस राइटिंग के। तो प्रीसियस राइटिंग आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो कितने हो गए? 30 20 60 110। और 40 नंबर होंगे किसके प्यारे साथी? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो इस तरीके से आपका होगा। और साथ में मैं अगर आपको बताऊं कि भैया एक चीज और ध्यान रखना, सभी मेरे बच्चे एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। यहां पर एक और चीज यहां पर होगी टाइपिंग के बारे में। तो सभी लोग एक बार मेरी बात ध्यान से समझेंगे कि टाइपिंग का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि टाइपिंग का पैटर्न कैसा रहेगा। देखो मेरे भाई, जो टाइपिंग होगी, ये 500 वर्ड आपको टाइप करने होंगे, टाइम होगा 20 मिनट। तो ये 20 वर्ड पर मिनट होगी, 20 वर्ड पर मिनट। और इसके मार्क्स होंगे मेरे बच्चे 50। तो 50 मार्क्स होंगे। तो टोटल जो मेरिट बनेगी, टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल जो मेरिट बनेगी वो कितने पर बनेगी? 200 मार्क्स पर आपकी मेरिट बनेगी। प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन जो मेरिट बनेगी ये मेंस के आधार पर बनेगी। और ये पूरा पेपर क्या है?
यहां पर इंग्लिश वालों का क्या है, दबदबा है। ठीक है, जिस बच्चे की इंग्लिश खराब है वो पढ़कर सुधार सकता है, जिस बच्चे की इंग्लिश दयनीय स्थिति में है, फार्म भर दिया है तो पेपर देने मत जाना। वास्तविकता बता रहा हूं, इतने पैसे नहीं है तुम्हारे बाप के पास कि पैसे खर्च करो, मत जाना। अब किसी बच्चे को अगर मैं कह दूं कि भाई अम्ब्रेला की स्पेलिंग सुना, तो वो लिखता है UMBRLA। ठीक है, तो ये क्या बच्चा निकाल पाएगा इस कंपटीशन के पेपर को? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले को ये कर पाएगा क्या? ऐसे लिख पाएगा क्या? ट्रांसलेशन कर पाएगा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी? ठीक है, प्रीसियस राइटिंग ये कर पाएगा क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कर पाएगा? तो वास्तविकता है भाई, तुम पेपर देने मत जाना। ठीक है, चलिए, तो ये बात रही मेंस की 200 पर मेरिट बनेगी। सामान्य अध्ययन का आपका जो विषय है, पेपर फर्स्ट का आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे नॉर्मल जीके जीएस पढ़ते हैं वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, स्मार्ट आपको स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर ज्यादा डाटा आपको लेकर चलना है। इतिहास तो अगर मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे भी पूरा नहीं आता। बहुत सारे यूपीएससी के बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, उन्हें पूरा इतिहास नहीं आता, लेकिन उन्हें इतना आता है जितना वो आपको पढ़ाने में क्या है, सक्षम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, ये आपका सिलेबस है, एक बार देख लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या हो, ऑफिसर्स हो, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो ये आपके काम की चीज यहां पर मुझे नहीं लगती कि काम की चीज है। ठीक है, आवेदन कैसे करें, आप लोग ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं तो अलग चीज है। ठीक है, हाँ, अब यहां पर जैसे कि जीत की रणनीति आज से ही शुरू करें। जीत की रणनीति आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर साफ करा टाइपिंग टेस्ट। परीक्षा के दिन का इंतजार ना करें, टाइपिंग की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दें और डेली 30 मिनट टाइपिंग करें। आधा घंटा नहीं निकाल सकते टाइपिंग के लिए, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, स्कोरिंग विषय यूपी स्पेशल और इंग्लिश और हिंदी पर फोकस करें, यही आपकी मेरिट बनाएगा। तो मेरिट कौन बनाएगा? आपके प्यारे साथी यूपी स्पेशल पढ़ लें, है ना, यूपी स्पेशल से सवाल आएंगे यूपी में, और साथ में इंग्लिश और हिंदी से आपको सवाल यहां पर देखने को मिलेंगे। यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बता। अब बहुत सारे मैंने यूपीएससी के छात्र भी देखे हैं जिन्होंने 4-4 मेंस लिखे हैं, मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं और लगभग वो हमेशा एक बंद कमरे में रहते हैं और बंद कमरे में अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो, जरूरी नहीं कि हर किसी के हाथ में जो सरकारी नौकरी का जो सिक्का है वो एक बार में हाथ में आ जाए। कुछ लोगों के हाथ में एक बार में आ जाता है और कुछ लोगों के प्रयास में आता है। लेकिन अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं भी लगती है तो आप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और दूसरा सेक्टर आपके लिए खुला है, आप पढ़ा सकते हैं, दूसरे काम वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को भी डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है। और भूल गया मैं, दोबारा कोशिश करते हैं। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। अगर यूपीएससी में आपने 4-5 साल या स्टेट बीसीएस में आपने 4-5 साल आपने बिगाड़ दिए अपने और आप इस चीज से थक चुके हैं, तो कुछ और कर लो भाई, टीचिंग में आ जाओ कि और कोई समाज सेवा का काम शुरू कर लो। आप लोग खुद अच्छे इंसान हो और अच्छे सेक्टर में आप लोग काम करेंगे, तो कभी भी डिमोटिवेट मत हो। अगर आपने प्रयास किया, आपने अपना 100% दे दिया और 100% देने के बाद नहीं लिया, तो फिर मैं कहूंगा फिर आप सेक्टर जो है अपना चेंज कर दो। ये कोई इतने बड़े दिल से कोई मास्टर ऐसी बात नहीं कहेगा कि अपना आप पैटर्न चेंज कर दो। आपको लग रहा है कि आपने अपना परीक्षा को 100% दे दिया, तो फिर बेवजह आपको क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल मत करो भाई, आराम से मस्त जिंदगी जियो। दुनिया क्या कहती है, 4 लोग क्या कहते हैं, तुम्हें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अब तक लोग हो तो आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।